सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी को। आत्मवंदन सभी मास्टर्स। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान, इस सत्र का 21वां चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। रा बोलते हैं, हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम प्रकाश और शक्ति के साथ करते हैं। अब हम बात कर सकते हैं। डॉन, मैं ये चाहता हूँ कि हम 75,000 वर्ष के चक्र के पहले हिस्से के बारे में बात करें। 75,000 वर्ष के चक्र के पहले हिस्से में क्या हुआ था, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेल्डक के लोगों को यहाँ कब स्थानांतरित या ट्रांसफर किया गया था। हमें शायद थोड़ा कंफ्यूजन है कि मेल्डक के लोग हमारी धरती में पर वास्तव में कितने वर्ष पहले आए आए थे। तो रा कहते हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कई अ, परिवर्तन से गुजरे। पहला परिवर्तन आपके भूतकाल में लगभग 5 लाख वर्ष पहले हुआ था। उस समय वो इकाइयाँ गांठ में बदल गए थे, यानी कि उनकी आत्मा में डर की गांठ लग गई थी। ऐसे युगों तक चलता रहा। हम बार बार उनकी सहायता करना चाहते थे, परंतु उन तक पहुंचने में असमर्थ थे। फिर लगभग आपके समय के अनुसार पिछले 2 लाख वर्ष पहले एक महासंघ की इकाई द्वारा उन इकाइयों की गांठ को ढीला करना संभव हुआ, जो उन सभी में उस समय लग गई थी जब उनके ग्रह में विनाश हुआ था। इन सभी इकाइयों को इनर या स्थान समय आदर्श आयामों में पुनः ट्रांसफर किया गया। वहां उन्हें लंबे उपचार से गुजरना पड़ा। जब उपचार खत्म हो गया तब वे लोग यह तय करने में सक्षम हुए कि उन्हें आगे क्या करना है, यानी कि वो कुछ ऐसा करें जिससे जो कर्म उन्होंने किए थे का परिणाम कम हो सके। आपके समय के अनुसार लगभग 46 46 हजार 46,000 वर्ष पहले इन इकाइयों ने आपके ग्रह में जन्म लेने का फैसला किया। तो डॉन पूछते हैं, यानी कि 75,000 वर्ष के मास्टर चक्र से पहले किसी भी मेल्डक ग्रह की इकाई के जन्म नहीं हुआ था। तो राव बोलते हैं, यदि ये तीसरी घनत्व के स्थान समय के संदर्भ में है तो ये सही है। डॉन, क्या इसमें से किसी भी इकाई ने 75,000 वर्ष के चक्र के पहले दूसरी घनत्व में जन्म लिया था? राव, ये गलत है। इन इकाइयों ने तीसरी घनत्व के स्थान समय में जन्म लिया था, जिसे आप इनर स्तर या प्लेन कहते हैं। जहां इनका इलाज चलता रहा था वो उन्हें अपने कर्म का एहसास हुआ था। डॉन, हम चीजों को दोहराना नहीं चाहते।
जिसके बारे में हमने पहले भी से चर्चा कर ली है, परंतु हमें कुछ बातों को अच्छे से समझने में दिक्कत आ रही है। इसलिए उसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यानी कि इस इस 75,000 वर्ष के चक्र की शुरुआत में जैसे ही हम जानते हैं कि क्वारंटाइन लगा दी गई थी। मैं ये मान रहा हूँ कि गृह रक्षकों को पता था कि यदि क्वारंटाइन नहीं लगाया जाए तो स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन कैसे होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या ये सही है? रहा। ये आंशिक रूप से गलत है। ये इकाइयाँ इस प्रकार हैं कि वे इकाइयाँ जिनके तीसरी घनत्व का अनुभव आपके ग्रह लाल ग्रह यानी मार्स पर हुआ था, उसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया था। उन्हें आपके ग्रह में स्थानांतरित करने के लिए आनुवांशिक रूप से उनमें बदलाव किया गया था। हालांकि मैं ये सहायता करने में की मंशा से किया, परंतु इसे स्वतंत्रता का उल्लंघन के रूप में देखा गया। रोशनी की क्वारंटाइन जिसमें गृह रक्षक या माली होते हैं, इस प्रकार प्रभाव में आए और तीव्र हो गया। दोनों जब 75,000 वर्ष के चक्र की शुरुआत थी, उस का औसत जीवन काल लगभग 900 वर्ष था। उस तंत्र या पुनर्जन्म की प्रक्रिया और समय सारणी क्या थी? इसी घनत्व में दो जन्मों के बीच का समय उनके मन, शरीर, आत्मा, परिसर के विकास पर कैसे लागू होता था? रहा। ये सवाल सबसे ज्यादा जटिल जटिल है। हम शुरू करते हैं। शुरुआत में तीसरी घनत्व के लोगों के जन्म का पैटर्न अंधकार से शुरू हुआ था, क्योंकि आप अपनी घनत्वता के बारे में कुछ इस प्रकार विचार कर सकते हैं कि यह एक नींद है और एक भूल, फॉरगेटिंग। ये केवल भूल का स्तर है। तीसरी घनत्वता की इकाइयों के लिए यह आवश्यक है कि वो भूल जाएं ताकि कन्फ्यूजन का तंत्र और स्वतंत्र इच्छा नए व्यक्तिगत चेतना पर काम कर सके। इस प्रकार प्रारंभिक इकाई सभी में एक है जो कि मासूम है। उनका झुकाव पाशविक व्यवहार यानी एनिमलिस्टिक जो बिहेवियर की तरह होता है, जो सभी के संरक्षण के लिए दूसरों को स्वयं के विस्तार के रूप में इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे इकाइयां जागरूक होती हैं कि उसकी भी आवश्यकता है जो पाशविक नहीं है, यानी कि वो केवल मृत्यु से बचने के लिए बेकार है। इन आवश्यकताओं में शामिल है किसी के साथ की आवश्यकता, हंसी की आवश्यकता, खूबसूरती की आवश्यकता, ब्रह्मांड को जानने की आवश्यकता। ये सारी शुरुआत आवश्यकता है। जैसे जैसे उसके सारे जन्मों का अनुभव जमा होने लगता है, वो आगे की आवश्यकताओं की खोजता है। जैसे लेन देन की आवश्यकता, प्यार करने की आवश्यकता, प्यार को पाने की आवश्यकता, जानवरों जैसे व्यवहार से और अधिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की तरफ ऊपर उठने की आवश्यकता। तीसरी घनत्वता चक्र के पहले भाग के दौरान जन्म अपने आप होते हैं तथा भौतिक शरीर के समाप्त होने पर तेजी से घटित होता है। यानी कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। उन्हें उनके पिछले जन्म की समीक्षा या उपचार की जरूरत कम होती है। जैसा कि आप कहेंगे कि जितना अधिक उस उम्र में वो इकाई प्रेम का के सबक को सीखने का अनुभव करेगी, उतना उतना ही अधिक उनकी ऊर्जा क्षेत्र काफी हद तक सक्रिय होना शुरू होंगे। इस प्रकार जैसा कि आप इसे समझ सकते हैं, पिछले जन्म के अनुभवों की समीक्षा और उपचार पर उचित ध्यान देने के लिए जन्मों के बीच का समय बढ़ गया था। किसी बिंदु पर जब तीसरी घनता में ग्रीन रे ऊर्जा केंद्र सक्रिय होता है यानी हार्ट चक्र, उस बिंदु पर जन्म लेना अपने आप बंद हो जाता है। डॉन जब आपने जब आपने अप, अ, अ, जन्म लेने जब अपने आप जन्म लेना रुक जाता है, तब मैं मान रहा हूँ कि वो इकाई खुद तय कर सकती है कि उसे कब पुनर्जन्म
लेने की आवश्यकता है, जिससे उसे सीखने का ज़्यादा लाभ मिले। क्या वो अपने माता-पिता को स्वयं चुनता है? तो राह बोलते हैं, हाँ, ये सही है। डॉन, इस समय जब हमारा चक्र समाप्ति की ओर है, इसमें से लगभग कितने प्रतिशत इकाइयाँ ऐसी हैं जो अपने स्वयं को चुनती हैं, अपना चुनाव स्वयं करती हैं? तो राव बोलते हैं, ऐसी लगभग 54% है, प्रतिशत है। तो डॉन पूछते हैं, पहले 25,000 वर्ष के चक्र के दौरान क्या वहाँ किसी भी तरह के औद्योगिक विकास हुआ था? क्या उस वक्त के दौरान वहाँ के लोगों के लिए कोई यंत्र या औजार उपलब्ध था? राह कहते हैं, आप जिस संदर्भ में यंत्र शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से तो उत्तर ना है। हालांकि हम कह सकते हैं कि उस समय लकड़ी और पत्थरों के विभिन्न औजार थे जिसका इस्तेमाल भोजन को प्राप्त करने तथा आक्रमण के लिए किया जाता था। ड्रोन, पहले 25,000 वर्ष के चक्र के अंत में क्या किसी तरह के शारीरिक बदलाव हुए थे जो कि बहुत तेजी से हुए थे, जैसा कि 75,000 वर्ष के चक्र में होता है, या फिर एक ये इकाई के वक्त का बस एक सूचीकरण था? तो राव बोलते हैं, बुद्धिमान ऊर्जा के अनुसार या भौतिक विकास के अलावा कोई परिवर्तन नहीं था। भौतिक परिवर्तन वैसे ही थे जो उन्हें उस पर्यावरण के अनुसार बना सकते जहाँ वो रह रहे थे। त्वचा का रंग उस क्षेत्र के कारण होता था जहाँ इकाइयाँ रहती थी। लोगों का शारीरिक विकास धीरे धीरे बेहतर हुआ जब उन्होंने खाद्य पदार्थों का सेवन बेहतर हो गया जब उनके खाद्य पदार्थों का सेवन बेहतर हो गया, यानी जब उन्हें अच्छे से भोजन मिलने लगा। राव बोलते हैं, डोन बोलते हैं, फिर हमारे पास ऐसी स्थिति है जहाँ पहले 25,000 वर्ष के अवधि में अंत में मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जब गृह रक्षकों ने पाया कि किसी भी तरह की, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक इकाइयाँ, उनकी कटाई नहीं हो पाई थी। क्या आप बताए क्या आप क्या हमें आप बताएं ताकि उस समय क्या हुआ था, किस तरह की कार्रवाई की गई थी इत्यादि? तो राव बोलते हैं, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी, सिवाय यह कि मदद की पुकार की कितनी संभावना है उसके प्रति जागरूकता रहे, या इस घटना के इकाइयों के बीच कितनी समझदारी है वे इसका ध्यान रखें। महासंघ तो केवल अ, इस इस बात में ध्यान रखते हैं कि सीखने के लिए सहायक परिस्थितियां का संरक्षण हो। इसका अधिकांश भाग स्वतंत्र इच्छा के विकृति के इर्द गिर्द घूमता है। तो डॉन पूछते हैं, मदद की पहली पुकार कब हुई थी और कैसे हुई थी? रा, मदद की पहली पुकार लगभग 46,000 वर्ष पहले हुई थी। ये पुकार मेल्डक के ग्रह द्वारा हुई थी। इन इकाइयों को पता था कि उन्हें अपने कर्म के परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है, और वे अपने जन्मों की अवस्था और परिस्थिति को लेकर कुछ असमंजस में थे। जो लोग अनजान थे वे जागरूक हो रहे थे, और जो लोग जागरूक थे वो कंफ्यूज थे। इस कारण एक पुकार का निर्माण हो गया था। महासंघ के लोगों ने इन इकाइयों को प्रेम और प्रकाश भेजा। दोनों, महासंघ ने ये प्रेम और प्रकाश कैसे भेजा? सटीक रूप से उन्होंने क्या किया था? महा तो राव बोलते हैं, महासंघ के अंदर वे लोग भी हैं जो कि उनके गृह क्षेत्र के थे। वो कुछ नहीं करते, बस उन लोगों को प्रेम और प्रकाश का शुद्ध प्रभाव भेजते हैं। उन्होंने मदद के लिए पुकारा होता। ये वैचारिक विचार के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध और अविभाजित प्रेम के रूप में होता है। डॉन, क्या एक ही कानून की पहली विकृति के लिए आवश्यक है कि इस समान समय में कहूँगा खुद की सेवा की तरफ झुकाव वाले समूह को दिया जाना चाहिए? इस मामले में आवश्यक नहीं, क्योंकि वो इकाई का झुकाव उस तरह का था। तो डॉन बोलते हैं, तो उनका झुकाव किस तरह का था? रा, उनका झुकाव ऐसा था कि महासंघ की सहायता को नहीं माना गया था।
यानी कि उन्हें महासंघ की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। डॉन, यानी कि यह नहीं माना गया था, इसलिए इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। संतुलित संतुलन के लिए जो आवश्यक है, वो अवसर जहाँ अज्ञानता होती है, वहाँ कोई अवसर नहीं होता। जहाँ संभावना होती है, वहाँ प्रत्येक अवसर संतुलित होता है। ये संतुलन न केवल सहायता देने वाले के नकारात्मक और सकारात्मक झुकाव के कारण होता है, बल्कि सहायता मांगने वालों के झुकाव के कारण भी होता है। डोन, मैं यह कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। ओरियन समूह द्वारा पहला संपर्क कितने वर्ष पहले किया गया था? था। आपके समय को मापने के हिसाब से लगभग 60,000 वर्ष पहले ओरियन समूह ने संपर्क की कोशिश की थी। टोन, मुझे माफ करिए, मेरा मतलब पहले प्रयास से है, जो दूसरे मेजर चक्र में हुआ था। अब हम दूसरे 25,000 वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। कितने वर्ष पहले ओरियन समूह ने उस चक्र के संपर्क की कोशिश की थी? तो राव बोलते हैं, ओरियन समूह का अगला संपर्क आपके समय के 3600 वर्ष पहले हुआ था। डॉन, दूसरे शब्दों में 46,000 वर्ष पहले ओरियन समूह द्वारा संपर्क कोई भी कोशिश नहीं हुई थी। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। डॉन, जैसे कि हम दूसरी 25,000 वर्ष की चक्र की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या उस समय का युग लुमेरियन युग था? यह गलत है। हालांकि प्राकृतिक आपदा जिसके कारण लुमेरियस का विनाश हुआ था, उससे जो लोग बच गए थे और लुमेरिया से थे, उन्होंने दक्षिण अमेरिका में पूरे अमेरिका तक अपना सीखना सिखाना जारी रखा। जैसे कि आप उन्हें जानते हैं, ये आगे चलता रहा उस पुल पर जो अब मौजूद नहीं है। उसमें से कुछ आगे रसिया गए। अब इसमें लिखा है आगे टेप खत्म हो गई थी। तो डॉन पे अगला सवाल करते हैं। हम जल्द ही दोहरा लेते हैं, कितने वर्ष पहले लुमेरिया में प्राकृतिक आपदा आई थी? तो राव बोलते हैं, आपके समय में 5,000 वर्ष पूर्व था। इसकी शुरुआत आपके समय के लगभग 53,000 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि पहले मास्टर चक्र के अंतिम छोटे चक्र तक खत्म हुई थी। डॉन, आपके कहने का मतलब मास्टर या मेजर चक्र? सही नाम मेजर चक्र। तो बॉन कहते हैं, धन्यवाद। रूमेरिया के विनाश के संबंध पहले मेजर चक्र के खत्म होने से है, या हर चक्र के अंत में विनाश होता है? था। हर चक्र के अंत में ऊर्जाओं का संगम होता है। इसकी वजह से आपकी ग्रह की सतह गति के गतिविधियों में एक अनिवार्य सामंजस्य एडजस्टमेंट होता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा आती है। डॉन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं काफी बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहा हूँ, परंतु इससे मेरे वो बिंदु काफी स्पष्ट हो गए जहाँ हमें कंफ्यूजन था। धन्यवाद। दूसरी 25,000 वर्ष की मेजर चक्र में क्या कोई अन्य महान सभ्यता थी जिसका विकास हुआ था? राव बोलते हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी के संबंध में बात कर रहे हैं, तो कोई महान समाज उस चक्र में नहीं, उस दौरान नहीं था। परंतु डेनेब के जो डेनेब ग्रह डेनेब के लोगों के बीच में कुछ प्रगति हुई थी, और उन्होंने शारीरिक रूप में वहां जन्म लिया था, जिसे आप चाइना कहते हैं। आपके ग्रह में कई हिस्सों में हरी किरण गिरिंदे, यानी कि हृदय चक्र को सक्रिय करने के लिए उचित सकारात्मक कदम उठाए गए। इनमें अमेरिका, एक द्वीप जिसे आप अफ्रीका कहते हैं, एक द्वीप जिसे आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, और जिसे आप भारत के रूप में जानते हैं। उनके साथ अनेक लोग जो अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, ये सारे लोग शामिल हैं। इसमें से कोई भी लुमेरिया या अटलांटिस जैसा महान नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय उनके समाज के गठन काफी मजबूत था। और यदि अटलांटिक की बात करें, तो यह टेक्नोलॉजी की समझ की महान थी। हालांकि आपके ग्रह का दक्षिणी अमेरिका जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग विकास प्रेम के कंपन की विकृति में काफी तेज हुआ था। ये इकाई बिना किसी मजबूत समाज या टेक्निक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के
के भी दूसरी चक्र के अंत में कटाई की हो गई थी। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.